अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हम लोग लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे शाया होने वाले सभी नॉवेल्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। आज हम लोग फ़िलहाल इमरान खान के नावल आंगन में चांदनी को ही फोकस करेंगे और उसी को ही हम लोग ईद तक चूँकि हम लोगों ने देना है तो उस पर ही काम करेंगे। आप लोगों को हमारे नावल्स कहीं पे भी नज़र आए तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इमरान खान का नावल। किसी को अगर मेरी आवाज़ नहीं चाहिए तो वो म्यूट कर सकता है और बाकी आप लोग इसको बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी किस्त नंबर 8। चाहत के अंधेरों में डूबी है दुनिया खानम, हर नफ्स इंतज़ार में है नए सवेरों की। लावेंस कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर में इस लम्हे सन्नाटों का राज था। वो दरवाज़ा खटकाकर अंदर दाखिल हुआ तो नईम अहमद के आ जाओ कहने पर वो दाखिल हो गया। ज़रीना बेगम बिस्तर की पुश्त से सर टकाए बैठी उसे अंदर आते हुए देख रही थी, जो अब नईम अहमद के सामने बिस्तर पर बैठ चुका था। वो जो ऐनक लगाकर खबरनामा सुनने में मगन थे, टीवी बंद करके रिमोट साइड मेज पर रखा और ऐनक उतार कर बगौर उसका चेहरा तकने लगे। पुत्र, शादी ब्याह जो होता है ना, एक बड़ी ही अहम जिम्मेदारी होती है। पलाकी में उन्होंने टेक छोड़ते हुए उसकी जानिब देखते हुए कहा तो मुकर्रम नासमझी से इनकी जानिब देखने लगा। कैसे? वो गौर से उनकी जानिब देख रहा था, जैसे मुंतजिर हो कि वो आगे क्या कहने वाले हैं। देख पुत्र, तू ना बड़ा हो गया है। जब बंदा बड़ा हो जाता है ना तो उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। पहले एक बच्चा होता है, फिर वो बच्चे से एक लड़का बनता है और फिर लड़के से वो वक्त आता है जब वो मर्द बन जाता है। और जब इंसान मर्द बनता है तो उसे एक साथी औरत के रूप में अदा की जाती है। और जब मर्द औरत का साथी बन जाता है तो इस पर औरत के नान नफ़के की जिम्मेदारी भी पड़ जाती है। नान नफ़के का मतलब समझते हो? नईम अहमद ने ठहर कर उसकी जानिब ताईदी नज़रों से देखा तो उसने अदब से सर हिला बस बात में हिला दिया। औरत के खाने पीने का, कपड़े लत्ते का और उसकी तमाम ज़रूरियात का पूरा करना मर्द की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। उन्होंने इसका हाथ थाम कर कहा तो वह गहरा सांस भरकर बस बात में सर हिला गया। पुत्र, तुम्हारे दादा ने तुम्हारी शादी का फैसला कर तो लिया है, मगर तुम अभी तक शादी के काबिल नहीं हो। ना ही तुम्हारे पास नौकरी है और ना ही तुम्हारी कोई ज़ाती हैसियत है। सोचा है कि क्या करोगे तुम? उन्होंने सवाल पूछकर चंद देर उसकी जानिब देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू। मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी कोई मुस्बत जवाब आ जाएगा। उसने इनका हाथ थामते हुए कहा तो नईम अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तू तो बहुत समझदार हो गया है। इनके चेहरे पर अजीब सा फख्र था। इनकी बात पर वो मुस्कुराया तो उन्होंने उसका हाथ थपथपाया। नाले पुत्र, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। करो तो सलूक इत्तफाक नाल निभा करो, एक दूजे नाल प्यार मोहब्बत नाल रहो। उन्होंने उसे समझाकर अपना फर्ज बखूबी अदा कर दिया था। इनकी सारी बातें सुनकर उसके एक गहरी सांस भरी और इजाज़त लेके कमरे से बाहर आ गया। ईद आने में अभी 2 दिन बाकी थे, यानी 2 दिन में इसकी बारात थी। जो बातें उसके बाप ने उसे समझाई थीं, वो सारी बातें अपने पल्ले से बांध चुका था। दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। दिल होने ना होने की कैफियत में सरगर्दा था। बस अब तो उसे जिंदगी के पलटा खाने का इंतजार था। आज 29वां रोज़ा था। सब हाज़रीन गिरामी अपने अपने घरों में टीवी लगाए बैठे रोयत हलाल कमेटी के इजलास के फैसले के मुंतज़िर थे। गोया कि आज ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आएगा, या तो हाइजा को दुआएं तो मांग रही थी, ना ही नजर आए कि उसकी शादी ताकि एक दिन मजीद टल जाए। मतलब चांद नजर नहीं आएगा तो शादी एक दिन मजीद टल जाए, मगर होने को कौन सा टाल सकता है। न्यूज़ कास्टर टीवी स्क्रीन पर चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फितर कल होगी। लो जी, कालो क्यों न पांडा, कल तो ईद हो गई। नगमा बेगम बावर्ची खाने से बरामद होते हुए गोया हुई तो हाइजा ने गहरी सांस भरकर इनकी जानिब देखा। वही जो कल होना था। इसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल साकन थे। नगमा बेगम ने एक प्यार भरी निगाह उसकी जानिब डाली और मेहंदी वाली का नंबर मिलाकर उनसे फ़ोन करने लगी। अभी वो नंबर मिला ही नहीं थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। साइम अहमद ने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने मोहसिन और लड़कियों की प्लटून को देखकर दंग रह गए। तुसी लोग क्या कर रहे हो थे कुड़ियो?
साइम अहमद को इन सब को देखकर खुशी हो रही थी। चाचू, हम तो मेहंदी लगाने आए हैं हाइजा के साथ। शाहीन ने आगे बढ़कर कहा तो वो मुस्कुराकर उन्हें अंदर ले गए। नगमा बेगम ने भी मुस्कुराकर सबका इस्तकबाल किया था। हमने सोचा कल ईद भी है और तुम्हारी शादी भी, तो क्यों ना हम सारी लड़कियां तुम्हारे साथ बैठकर चांद रात ही इंजॉय कर लें। शाहीन ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा किया, पर मुझे तो मेहंदी लगानी नहीं आती। फाइजा ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। लो, तुम फिक्र क्यों करती हो? ये अपनी जैमल है ना, क्या ही कोई पार्लर पार्लर वाली मेहंदी लगाती होगी जैसी ये लगाती है। बड़ी सफाई है इसके हाथों में। शाहीन ने जैमल को आगे करते हुए कहा तो वो सरस बात में हिला गई। मोहसिन तो बंटी और बबलू और साइम के साथ एक ही जाने बैठ गया था। वो तो कभी आता ही ना, ये लड़कियां उसे जबरदस्ती खींच खांच कर ले आई थी। फिर शाहीन आ रही थी तो वो क्यों पीछे रहता? उसे तो उसके पीछे पीछे ही आना था। चलो भी हाइजा, पहले तुम ही लगवा लो, तुम तो दुल्हन हो ना। चल भी जहमत, अच्छा सा डिजाइन लगाना भाभी के हाथ पर। शाहीन ने इसके हाथ शाने पर थपकी देते हुए कहा तो वो मेहंदी की कोन लेकर बैठ गई। तब तक नगमा बेगम इनके लिए चाय और लवाजमात की ट्रे लिए वहीं आ गई थी। लो भी गुड़िया, नाले मेहंदी लाओ ते नाले निमको दही पल्ले खाओ। वो ट्रे रखते हुए गोया हुई तो हाइसा ने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। हाइसा के हाथ में सैमल ने बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लगाया था। दोनों हाथों पर नक्शो निगार बनाने के बाद उसने बीच में जब मुकर्रम का नाम लिखा तो हाइसा ने तेवड़ी चढ़ाकर उसकी जानिब देखा। ये क्या हरकत की है तुमने? ये नाम क्यों लिख दिया? तुम्हारे भाई का दिमाग आगे ही सातवें आसमान पर पहुंचा होता है। मेरे हाथ पर नाम देखकर तो कहीं फर्श खाकर ही ना गिर जाए। और जिस अंदाज में उसके लिए बोल रही थी, जैमल और मावरा को तो हंसी का दौरा ही पड़ गया था। हंस लो बेटा, हंस लो। जब दोनों की कोई मुकर्रम अहमद जैसा सड़ू बंदा मिलेगा ना, तो पूछूंगी ये हंसियां कैसे आती हैं। उसने आंखें घुमाते हुए कहा तो वो सबके एक बार फिर से हंस दी। वैसे भाभी, भाई इतने जहर लगते क्यों है आपको? आज इस रास्ते पे पर्दा उठा ही दीजिए। मोहसिन ने भी महफिल में हिस्सा डाला तो वो मुंह बनाकर उसकी जानिब देखने लगी। ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता। बस यूनिवर्सिटी में हमारी अक्सर लड़ाई होती है, कभी कुर्सियों से तो कभी असाइनमेंटों से, कभी टीचर के आगे नंबर पढ़ाने से तो कभी कैंटीन से समोसा खाने पर। मैंने देखा है जब तुम्हारा भाई ना हर जगह मुझसे पंगे लेने पहुंच जाता है। ऐसा लगता है ये मेरी जिंदगी में ना तो कदर सुकून सा ना हो। उसने फूंक मारते हुए कहा तो मोहसिन ओके अंदाज में होंठ घुमाकर उसे देखने लगा। तो अब क्या क्या रंग करेंगी? सुकून तो जिंदगी हमेशा के लिए रुखसत होने वाला है जिंदगी से। मोहसिन ने बड़े पते की बात की थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर शाने उचका दिए। जो होगा देखी जाएगी। मुस्तकबिल के बारे में सोचकर अपना हाल खराब नहीं करना चाहिए। ये मेरा फार्मूला है, इस पर चलोगे तो हमेशा खुश रहोगे। उसके दूसरे हाथ की मेहंदी भी तकरीबन लग चुकी थी। जैमल ने उसे अपने हाथ देखने के लिए कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हो, बहुत प्यारी लगाई है। उसने सताइश से अपने हाथों की जानिब देखते हुए कहा तो जैमल छीन कर मुस्कुरा दी। चलो भाई, छीनो आपा, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ अपने हाथ लेकर। जैमल ने हाइजा के पास शाहीन को बुलाया तो वो फट से अपने हाथ सीधे करके मैदान में उतर आई। इसके हाथ पर ना जरा मोटा मोटा डिजाइन लगाना, ताकि नजर आए अच्छे से। मौसम ने बीच में मुदाखलत करते हुए कहा तो शाहीन के साथ साथ हाइजा ने भी चौंक कर उसकी जानिब देखा। मोटे डिजाइन से तुम्हें क्या लगे, पाँव मोटा लगे या छोटा? हाइजा ने आंखें छोटी करते हुए उसे तनकीदी निगाहों से देखा तो मोहसिन को बेसाख्ता अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था ना कि मोटा मोटा डिजाइन जरा वाज़ेह होता है। वो अपनी बात की वजाहत देते हुए गोया हुआ तो सबने सर इस बात में लाकर उसकी जानिब देखा। मेरा ख्याल है शाहीन, तुम अब मोटा डिजाइन ही लगवाना। मोहसिन ने आखिर इतने प्यार से फरमाइश की है तुमसे। हाइजा ने बारी बारी इन दोनों की जानिब देखते हुए कहा तो वह झींक कर निगाहें झुका गई। छोड़े सैमी, जो तुझे अच्छा लगे वही लगा देना डिजाइन। शाहीन ने जैमल से कहा तो मेहंदी से वो नक्शो निगार बनाने लगी। मोटा डिजाइन ही अच्छा लगेगा, जैमल ने कहा तो इन सब के साथ साथ मोहसिन के लबों पे भी मुस्कुराहट घूम गई। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। मावरा ने लहक कर गाना गाया तो शाहीन ने उसके शाने पर एक मुक्का जड़ा। बकवास बंद कर लो, हम अपने घर नहीं बैठे हुए जहां तुम गाने गा रही हो। खामोश होकर बैठो। शाहीन के टपकने पर वो चुप तो कर गई, मगर मुसलसल शरारती निगाहों से वो शाहीन को देखे जा रही थी। तकरीबन रात को 12 बजे वो लोग अपनी मेहंदियां खत्म करके अपने अपने घरों को रवाना हुए तो वो भी अपनी तगती कमर के साथ अपने कमरे में आ गई। मेहंदी काफी हद तक सूख चुकी थी। इसने उसने एहतियात से अपने ऊपर कंफर्टर ओढ़ा और फिर छत लेट कर छत को घूरने लगी। मेहंदी का ख्याल आते ही उसने अपनी हथेलियां आंखों के सामने फैलाई।
हथेली कैनवस में उसका नाम चमक रहा था। काश इस नाम को लिखवाने के पीछे शौक शामिल होता। काश ये ख्वाहिश होती मेरी कि जिसके पूरा होने पर मुझे खुशी से नींद ना आ रही होती। दिमाग ने ऐसी बहुत सी सारी बातों को जन्म दिया तो वो मुस्कुरा गई। शायद ये नाम तेरा शौक बन जाएगा आरज़ा। तूने अपनी तमाम ज़िंदगी लड़कर थोड़ी गुजारनी है। शादी करनी तो निभा भी तो करना, और निभा सुलह से किया जाए तो ही राहत देता है, वरना तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। उसने जैसे खुद को एक तसल्लीआमेज़ जवाब देकर ख्वाब दिखाया था, जो अभी सच था, और ख्वाब भी सिर्फ ताबीर वक्त ले रही थी। और वक्त का काम तो होता है गुजर जाना। ना वो किसी की तकलीफ के लिए ठहरता है और ना बहुत सारी खुशियों के लिए। वो तो बस चलता चला जाता है, एक बेलगाम घोड़े की मानद, जिसकी मंजिल पता नहीं क्या होती है, मगर उसके नसीब में फ़कत तेज़ सवारी ही होती है। सोचते सोचते कब नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई, उसे पता ही नहीं चला। आज की रात वो पुरसुकून तरीके से सोना चाहती थी, ताकि नए दिन की ताजगी से उठ सके। ईद का सूरज बड़े ही खूबसूरत अंदाज में निकला था। सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़कर कोई भी नहीं सोया था। अगर सोचा था तो कुलसूम जहां जान न निकाल देती। लड़कियां अपने अपने मेहंदी वाले हाथ लेकर सबको ईद मुबारक कह रही थी। ख़वातीन पढ़ते वक्त ही नमाज पढ़ते के बाद ही बावर्ची खाने में बैठी मीठी सवैयां बनाने जा पहुंची थी। सवैयां पकड़ देगची हस्बे मामूल ग्रिल वाले कमरे में प्लास्टिक पर जाके बिछा पहुंच चुकी थी, जहां बैठी कुलसूम बेगम जहां खत्म करने के लिए प्यालों में सवैयां निकाल रही थी। चलो मैं मुकर्रम मोहसिन फहीम रहेल रहमान मुंडियो किथे हो सारे। कुलसूम जहां ने बारी बारी सबको आवाज लगाई तो लड़के नहाए धोए से जिनों की तरह इधर उधर से नमोदार हो गए। शलवार कमीजों में मलबूस वो सारे के सारे निखरे निखरे से लग रहे थे। लो पढ़ो तुसी खा के जाओ, छेती छेती नमाज का टाइम होने लगा है। लो पकड़ो तुम लोग खा कर जाओ, जल्दी जल्दी नमाज का टाइम होने लगा है। उन्होंने एक एक प्याली सबके आगे करते हुए कहा तो उन्होंने जल्दी जल्दी खा उठाकर खानी शुरू कर दी। तब तक नईम और सगीर साहब भी आ चुके थे। ਨੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੇ ਮਾਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲੀਮੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲ ਮਿਸਾ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ट्रे च रख के लेके जाना ते छेती ना लाना किते जाके बह न जाना। जैमल और मावरा तुम लोग ये पकड़ो, एक जफर के घर और एक सलीमे के घर देकर और एक गुल निसा के घर देकर आओ। ट्रे में रख के लेकर जाओ और जल्दी है ना, कहीं जाकर बैठ न जाना। कलसूम जहां ने इन्हें ट्रे पकड़ाते हुए साथ हदायतनामे भी जारी किए थे, जिसे मावरा और जैमल ने ध्यान से सुना और ट्रे उठाकर गेट की जानिब बढ़ गई थी। लड़के भी सवैयां खाकर ईद की नमाज पढ़ने निकल गए थे। खवातीन नाश्ते की तैयारी करने लगी। मखदूम अहमद ने भी नया सूट पहनकर लश पश होकर नमाज के लिए जा चुके थे। नाश्ते में जरीना और आलिया बेगम ने अंडे पराठे बनाए। सगीर अहमद नान चने भी ले आए थे। मर्द हजरात नमाज पढ़कर आए तो तब तक लड़कियां भी सवैयां बांट कर आ चुकी थी। मर्द हजरात नमाज पढ़कर आए तो तमाम लड़कियां जोशो खरोश से ईद मिली थी। ईद मिलने के बाद ईदें बांटी गई। लाइन बनाकर सब लड़कियों ने मर्द हजरात से जी भरकर ईद बटोरी थी। नए नए नोटों अपने अपने पर्स में सजाते हुए उनके चेहरे पर अनजानी सी खुशी थी। इसके बाद सबने मिलकर नाश्ता किया था। फिर ही तो लड़कियों को तैयार होकर अपने शशके दिखाने थे। साइम हाउस में भी साइम अहमद बबलू और बंटी के हमरा ईद की नमाज पढ़कर आए तो वह भागकर सीढ़ियां अबूर करती हुई नीचे उतरी थी। सफेद कलियों वाले फ्रॉक में मलबूस बाल खुले छोड़े हुए, कानों में छोटी छोटी झुमकियां पहने वो बला की खूबसूरत लग रही थी। ईद मुबारक बाबा। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। ईद मुबारक मेरी बेटी। उन्होंने उसे अपने साथ लगाते हुए माथा चूमा तो वो खिलखिला दी। मेरी ईदी बाबा। उसने हथेली फैलाते हुए कहा तो साइम अहमद पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगे। फिर जेब से हाथ निकालकर अपना पूरा का पूरा बटुआ उन्होंने उसकी हथेली पर रख दिया। लो निकाल लो जितनी चाहिए। इनका अंदाज हमेशा की तरह फराग दिल था। वो हर ईद पर उसे ऐसे ही वॉलेट थमा देते कि जिसमें से वो अपनी मर्जी के नोट निकालकर सारा दिन इतरा इतरा कर घूमा करती थी। ये ऑफर सिर्फ इसलिए थी, बंटी और बबलू को उनकी जानिब से मखसूस ईदी ही मिला करती थी। इसके बाद सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर रात को होने वाली बारात की तैयारियों में मशगूल हो गए। वो दोपहर को खाने के बाद पार्लर तैयार होने चली गई थी। चूंकि फंक्शन घर में ही था, इसलिए उसे लंबी चौड़ी तैयारी तो करनी नहीं थी। नगमा बेगम ने भी जल्दी जल्दी सारा बखेड़ा समेटा ताकि डेकोरेशन वाले लाउंज को अच्छी तरह सजा सके। शाम 6 बजे मेहमान पहुंच जाने थे। नगमा बेगम के तो हाथ पांव ही फूले जा रहे थे। लॉरेंस कॉलोनी के रेवी क्वार्टर में इस लम्हे बारात की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। दूल्हे मियाँ को तो अपने ही सजने संवरने से फुर्सत नहीं थी कि वो घर के किसी और फर्द पर ध्यान दे लेते।
वो क्रीम कलर की शलवार कमीज में मलबूस, ऊपर हमरंग प्रिंस कोट पहने आईने के सामने खड़ा मुसलसल बाल संवार रहा था। अब इक्का तो पसंद की दुल्हन ना मिलने का ढिढोरा पीट रहा था, और अब बाल तो ऐसे संवारो जैसे मन चाही दुल्हन हो। रोहिल ने आंख तपाते हुए कहा तो मुकर्रम ने नथने फुलाकर उसकी जानिब देखा। इससे पहले और ज्यादा ना मुझे दुनिया ने देखना है, एਵੇਂ ही ना ख्वाम में मेरा मूड ना खराब। उसने होंठों पर सीटी की धुन बजाते हुए कहा तो रोहिल शाने उचकाकर वहां से निकल गया। अंदर पहुंचा तो खवातीन की चमकीली भड़कीली तैयारियां देखकर उसे गश आते आते रहे। तुम लोग क्या आज कोई गोला गंडा बनकर घूम रही हो? उसने शाहीन और मावरा के एक जैसे मल्टी कलर के लहंगों को देखते हुए कहा तो दोनों मुंह बनाकर इनकी जानिब देखने लगी। तुम्हें कोई ढंग की मिसाल नहीं मिली? गोला गंडा। और तुम जो हो उड़ने वाले कबूतर लग रहे हो, इसका क्या? शाहीन ने उसके सफेद शलवार कमीज पर चोट करते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर इसकी जानिब देखने लगा। मावरा की खीखी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो सब इंतजार कर रहे हैं, बारात निकलने वाली है। रोहिल इन दोनों से कहता हुआ बाहर निकला तो मुकर्रम को सहन में नईम अहमद के साथ फड्डा करते हुए पाया। मैं नहीं जाना इस गाड़ी में बैठकर। बंदा मेरी शादी वाले दिन तो कराई वाली करोला ले लेता है, आप अपनी ही मेहरान सजवा लाए। मैं नहीं जा रहा। वो शहर की बन्नी पर सर पकड़े बैठा हुआ था। पुत्र गड्डियां ना की होना है। खैर है, चल आजा मेरा पुत्र। बेटा गाड़ियों से क्या होता है, खैर है, चलो आजा मेरा बेटा। उन्होंने उसे पुचकारने की एक नाकाम सी कोशिश की। ऐसा लग रहा है तपड़ी वासों की शादी हो रही है। मैं नहीं, मैं अभी अपने दोस्त को फोन करके कहता हूँ अपनी गाड़ी लेकर आए। मैंने इस मेहरान में तो अपनी हरगिज दुल्हन नहीं लानी। वो तो जैसे जिद पर ही अड़ गया। नईम अहमद का दिल कर रहा था उसकी जूतियों से तवाज़े कर दे। अगर इन्हें इस वक्त उसके दूल्हा होने का ख्याल ना होता ना तो यकीनन इस वक्त उनकी हजामत हो जानी थी। उसने अपने अब्बा से फ़ोन पकड़ा और जुगनू का नंबर मिलाकर कान से लगाया। उसे सारी बात समझाने के बाद पुरसकून होकर बैठा था। आप अम्मी, दादी और दादू को लेकर आना इस गाड़ी में। मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगा। चची आलिया को बिठा लूंगा अंदर। उसने एहसान जताने लहजे में कहा तो नईम अहमद ना कुछ बोले उसे गुस्से से घूरते हुए गाड़ी में बैठकर उसे सहन से बाहर गली में निकालने लगे। सच तो ये था कि इन्हें मुकर्रम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। नालायक, नाहंजार। उसे अलकाबाद से नवाजते हुए वो गाड़ी रिवर्स कर गए। कुछ ही देर में औरतों का सैलाबी हॉल सहन में जमा हुआ तो सबको सूरत हाल का अंदाजा हो गया। तब तक जुगनू अपनी नई मॉडल की करोला के साथ वारद हो चुका था, जिस पर उसने चीला चीला प्लास्टिक के गुलाब चिपका रखे थे। अब सही रहे हो तुम, अपनी ताज़ा फूलों वाली गाड़ी छोड़कर ये प्लास्टिक के फूलों वाली में बैठकर जाना और 32 कांतों की बत्ती से निकालकर बाहर आने जाने वाले को वजीर आजम की तरह हाथ मिलाकर मिलना मत भूल दो। रेल ने अपने कैकों का गला घोटते हुए कहा तो वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ गाड़ी में बैठ गया। साथ ही आलिया बेगम और सफीना रुबीना बेगम भी बैठी थी। बाकी लड़कियां लारी की सवारी में थीं, लिहाजा इसी पर चढ़ गईं। बैंड बाजों के साथ और मूवी वाले के शॉट्स के साथ हमरा बारात ताजपुरा स्क्रीन पहुंची थी। साइम अहमद का घर भी खूब सजा हुआ था। लारी और वो दोनों गाड़ियां जब आगे पीछे रुकी तो दर पे लोग निकलने लगे। नगमा बेगम और साइम अहमद ने दरवाजे पर ही सबका इस्तकबाल किया। सबसे मिलकर वो लोग अंदर टीवी लाउंज में ही आ गए, जिसे सलीके से बारात की मुनासबत से सजाया गया था। मूवी वाला इधर से उधर अपना कैमरा लहराता सबकी मूवी बना रहा था। निकाह के लिए कुछ ही देर में मौलवी साहब भी आए तो वो जो बड़े कॉन्फिडेंस से सोफे पर चौड़ा होकर बैठा हुआ था एकदम घबराहट का शिकार हो गया। अब क्या हुआ बेटे, अब समझ आई कि ये सब इतना भी आसान नहीं जितना दिखता है। निकाह करोगे तो पता चलेगा सब कीपा बिकता है यहाँ। जुगनू ने उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर उसकी जानब देखने लगा। तब तक मौलवी साहब अंदर लड़की से इजाजत लेकर आ चुके थे। हैं, उसने इजाजत कैसे दे दी? मैं तो समझा था कोई इनकार कर देगी। उसने बुखलाकर कहा तो रोहन ने दांत पीस कर उसकी जानब देखा। तुम्हारे लिए मजाक होंगे ये रिश्ते और सब कुछ, शायद इसके लिए नहीं है। इसकी एक सादी सी बात ने मुकर्रम का मुंह बंद करवा दिया था। मुकर्रम अहमद वल्द नईम अहमद, आपका निकाह हाइजा साइम बिनते साइम अहमद से सिक्का राइजुल वक्त 5,000 रुपए हक महर अदा किया जा रहा है। क्या आपको ये कबूल है? मौलवी साहब के सवाल पर उसके दिल की धड़कनें बढ़ी थी। तस्वीर खींचने वाले कैमरे की लाइटें उसे अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता चला था कि उसकी गर्दन कब उस बात में 3 बार हिल गई। एजाब कबूल हो चुका था। वो अब हाइजा साइम नहीं रही थी, हाइजा मुकर्रम हो गई थी। ये साइम से मुकर्रम तक का सफर उसने चंद लम्हों में तय किया था। फिर यूं क्यों लग रहा था जैसे उसके पीछे इसकी सदियों की मुसाफिर पोशीदा हो। निकाह के बाद अरफा उसे नीचे लाई थी।
वो रोहीन और जुगनू की हमरा बैठा उसकी किसी बात का जवाब दे रहा था जब उसने पहली निगाह अपनी सोचियत में आई हुई लड़की पर डाली। सुर्ख अंगरखा काम वाली फ्रॉक को चूड़ीदार पजामे के साथ पहने, बालों को जूड़े में बांधे हुए, कानों में झुमके, मांग में टीका, कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ, गर्दन में हार नफासत से सेट किए गए मेकअप में वो मुकर्रम अहमद को चारों खाने चित कर रही थी। बदला, बहस, कोई भी तो बात उस वक्त याद नहीं थी। याद था तो सिर्फ इतना कि इस लम्हे वो जो लड़की उसके पहलू में आकर बैठी है वो मासूम है, खूबसूरत है और उसकी है, सर से पैर तक। और ये जज्बा मर्द को सरशार करने को काफ़ी होता है। कैमरे वाले ने उनकी एक साथ लातादार तस्वीरें खींची थी। फिर सब घर वालों के साथ भी उसकी एक एक तस्वीर हुई तो फिर जाकर खाना खोने की बारी आई। लॉरेंस कॉलोनी के लोगों को तो वैसे भी बहुत भूख लगा करती है। खाना देखते ही अवाम इस पर टूट पड़ी और वो दोनों स्टेज पर तन्हा बैठे रह गए, मगर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की थी। खामोशी का एक तवील दौरानिया था जो इन दोनों के दरमियान आया था। इसे तोड़ने की शायद दोनों में ही हिम्मत नहीं थी। खाने के बाद रुखसती का शोर उठा तो मखदूम अहमद ने भी रुखसती का ऑर्डर जारी कर दिया। कुछ देर में हाइजा साइम अहमद नगमा बेगम से मिलकर मुकर्रम की अम्मा प्लास्टिक की फूलों वाली गाड़ी में बैठकर लॉरेंस कॉलोनी के इस रेलवे क्वार्टर में आ गई, जहाँ उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी उसे कुछ खबर नहीं थी। लॉरेंस कॉलोनी में उसका पुरतपक इस्तकबाल किया गया था। फूलों की पत्तियां इस पर निछावर की गईं। जरीना बेगम ने दहलीज पर तेल डालकर इसका इस्तकबाल किया था। वो अंदर दाखिल हुए तो इसे मुकर्रम को ग्रिल वाले कमरे में ले गए, जहाँ लगे सोफे बिठाकर दुल्हन से बाकी रस्में करवाई गई। जावे मोहसिन, फाड़ ले अपनी भाभी दा गोडा। रुबीना बेगम ने ताली मारते हुए कहा तो मोहसिन खिलखिलाता हुआ हाइजा के पास नीचे बैठ गया। इसका घुटना पकड़ते हुए इसने 5,000 की डिमांड करी थी। और ये बीवी है मेरी, कोई डाकू रानी नहीं जिसके पर्स से 5,000 निकलेंगे। 5 रुपए मांग तो बाद ही बात बात है। मुकर्रम ने हंसते हुए कहा तो आयशा ने नजरें फुलाकर इसकी जानिब देखा। तुम्हारे भाई को तो ऐसे ही हवा में तीर मारने की आदत है। ये लो, ये पूरे 5,000 रुपए। उसने अपने क्लच में से 5,000 का कड़कड़ाता हुआ नोट मोहसिन की जानिब बढ़ाया तो वो तो खुश हो गया। अलबत्ता मुकर्रम का मुंह बन गया था। इसके बाद दीगर रस्मों से फारिग होकर दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे में आकर उसे अब सही मानों में घबराहट शुरू हुई थी। मुकर्रम अहमद को अब चंद लम्हों के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए झेलना था। वो बैठी अभी ये सोच ही रही थी कि दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हाइजा ने उसे देखने की सहमत नहीं की थी। आदाब अर्ज है, उसने हाथ आंखों में ले जाते हुए कहा तो हाइजा बेतासर चेहरे से उसकी जानब देखने लगी। बड़ा इतरा रही हो, दुल्हन ही बनी हो कि मिस वर्ल्ड नहीं। उसने उसके सरापे से निगाहें चुराते हुए कहा तो हाइजा मुस्कुरा गई। तुम मुझे इतने गौर से देखते रही थी, इतराना तो बनता ही था मेरा। क्यों नहीं? उसने भवें उचकाते हुए कहा तो वो हकीकत कहका लगाकर हंस दिया। मेरे पास जैसे और तो कोई काम ही नहीं था जो तुम्हें तकता रहता। मुकर्रम ने नाक से मुट्ठी उड़ाई थी। हाइजा ने दुपट्टा सर से अलग करते हुए उसकी जानिब देखा और हथेली फैलाकर आंखें पटपटाने लगी। आज ईद का दिन है, बेगम को ईदी नहीं दोगी क्या? हाइजा ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए एक नज़र अपनी हथेली और दूसरी नज़र मुकर्रम के हैरान होते चेहरे की जानिब डाली। ओ हेलो, मैं और तुम्हें ईदी दूंगा। उसे अभी भी उसकी डिमांड पर यकीन नहीं आ रहा था। हाइजा ने इस बात में सर हिलाया। देखो, आज और अभी हमारी शादी हुई है, बिल्कुल ताज़ा तरीन। मैं तुम्हारी बीवी बनी और तुम जो भी हो मेरे शौहर बने हो। तो बीवी का हक होता है ना वो अपने शौहर से ईदी मांगे, बल्कि वो तो इसके वॉलेट से निकाल भी सकती है। मुकर्रम इसका इरादा भांपते हुए साइड मेज पर मौजूद अपने वॉलेट की जानिब बढ़ा था, मगर इससे पहले ही वो हाइजा के हाथ में आ चुका था। देखो हाइजा, हैजा, शराफत से मेरा वॉलेट वापस कर दो। मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। उसने तंबीह करते हुए कहा था, मगर वो हाइजा ही क्या जो इसकी बात पर कान धर ले। बड़े ही आराम से उसने 2,000 के नोट उसके वॉलेट से उचक लिए थे। शुक्रिया प्यारे हस्बैंड, ईदी के लिए। अच्छा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी। वो मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी आबासी रोकते हुए तकिया दुरुस्त करके लेटी थी। आराम से आंखें बंद करते हुए वो मन ही मन में उससे मुखातिब था। नॉट बैड, इतनी बुरी भी नहीं गई तेरी पहली रात मुकर्रम के साथ हाइजा। 2,000 की दिहाड़ी तो लगी गई है। मैं तो ज़्यादा की भी लगा लेती। गरीब के वॉलेट में थे 5,000। सोचा खर्चे पाने के लिए थोड़े छोड़ दूँ। उफ, मेरी हसास तबीयत। उसने दिल ही दिल में खुद को उतार दिया और पुरसुकून होकर नींद की वादियों में उतर दी। फूकी कहेंगी, 2,000 उड़ा गई मेरे वॉलेट में से। लच्छू बांध ली कहेंगी। ओह, मुंह दिखाई तो दी ही नहीं इसको मैंने। दिल तो चाह रहा है इसके मुंह दिखाई के बेच के सारे के पैसे अपनी जेब में डाल लूं। पर अम्मी ने बड़ी लितर लगाने हैं इस बात पर। उसने अपने ही मशवरे पर दोहर भेजते हुए भेजी और सोने के लिए लेट गया। हो गई शादी, आ गई हाइजा साहब इसकी जिंदगी में।
اب آگے کیا ہوگا اسے خود نہیں پتا تھا۔ صبح کا سورج نئی امنگیں لے کر اجاگر ہوا تھا۔ نغمہ بیگم اور سائم احمد، بنٹی اور ببلو سمیت ناشتہ لے کر لارنس کالونی کے اس ریلوے کوارٹر میں آن پہنچے تھے۔ مکرم ان کے آنے کی خبر سن کر نہا دھو کر باہر نکلا تھا۔ سفید واشنگ ویئر کے شلوار قمیض پہنے، بال بنائے، وہ نکھرا نکھرا سا گریل والے کمرے میں سب کے درمیان بیٹھا مسکرا کر سب کو جواب دے رہا تھا۔ حائزہ کتنے؟ پتر انہوں بھی بلا لیں نا۔ حائزہ کدھر بیٹھے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ کلثوم شاہ نے کہا تو وہ سراسپات میں علاقے سے بلانے کے لیے باہر ہی جانے والا تھا کہ وہ اسے آتے ہوئے دکھائی دی۔ گہرے ہرے رنگ کے چپون کے کامداری سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ سے وہ اب بھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ پتر، تو بڑی سونی لگ رہی ہے۔ ماشاء اللہ بیٹا، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، زرینہ بیگم نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تو وہ دھیما سا ہنس پڑا۔ پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا اور ڈھیر گپ شپ کے بعد دادن خان جانے کا پروگرام مرتب کرنے لگے۔ تو جی ممبرس، یہ ابھی تک کی فی الحال کہہ دو کہ ایپیسوڈ 8 ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 2-3 ایپیسوڈ اور ہوں گی تو کہانی کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ لوگ پلیز کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے، اور ہمارا انتظار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جلد ہی جلد آپ کو پہنچا دی جائے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔